एक बार फिर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से संबंधित नियमों को जानेंगे कि किस तरह से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का ट्रांसलेशन करते हैं और उनके क्या नियम हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, टेंस से संबंधित मैंने पहले भी वीडियोज बनाए हैं। प्रेजेंट टेंस से संबंधित सभी वीडियोज आपको मिलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तथा इसके साथ ही पास्ट टेंस के सभी टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये सारे वीडियोज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आप वहां जाएं और मेरे इन सभी वीडियोज को भी जरूर देखिए, जिसमें मैंने ट्रांसलेशन के नियमों को बहुत ही आसान और सरल तरीके से बताने का प्रयास किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियोज को भी जरूर देखिए और साथ ही साथ आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं, आप चैनल देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई अगर आप अपना महत्वपूर्ण सुझाव या सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मैं अपनी वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास कर सकूं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसके क्या नियम है। इस टेंस के वाक्यों में कार्य का होना अथवा करना भविष्य काल में पाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो कार्य आने वाले समय में किया जाए या होगा, ऐसे जो वाक्य होंगे वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होंगे। उदाहरण के रूप में जैसे राम बाजार जाएगा, यहाँ पे जो हमारा कर्ता राम है, क्रिया कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया जाने की क्रिया है। जाने की क्रिया राम बाजार जाएगा। इस वाक्य से स्पष्ट हो रहा है कि राम के बाजार जाने की क्रिया भविष्य काल में होगा, आने वाले समय में होगा। इसलिए हम ऐसे वाक्यों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहते हैं। अब हम इस टेंस के वाक्यों का पहचान किस तरह से करेंगे। इन वाक्यों के अंत में गा, ई, गे आदि आता है। जैसे वह खाना खाएगा, वह पढ़ने जाएगी, वह अपना काम करेगा। इन सभी वाक्यों अंत में, लास्ट में गा, गी, गे आ रहे हैं, इसलिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होंगे। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, विल या शैल है। आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ ही, सी, इट, यू, दे या कोई नाउन है, सभी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं कि जब इन विल और शैल का प्रयोग चेंज हो जाता है, बदल जाता है। वो स्थित होती है वचन, संकल्प, धमकी, निवेदन आदि। अगर वाक्यों से हमें इस तरह का कोई संकेत मिलता है तो वहां पर जो हमारी विल और शैल सहायक क्रिया है ये बदल जाता है। आई और वी के साथ विल लग जाता है तथा अन्य कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए मैं बाजार जाऊंगा, इसको अगर हम कहें कि मैं बाजार अवश्य जाऊंगा तो यहाँ पे एक संकल्प प्रकट हो रहा है, तो इस वाक्य में जो हमारी सहायक क्रिया होगी वो चेंज हो जाएगी। तो अब हम देखेंगे कि इसकी मुख्य क्रिया क्या है। इस टेंस की मुख्य क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं इस टेंस में। अब हम देखेंगे कि साधारण सिंपल के सेंटेंसों का हम ट्रांसलेशन किस तरह से करते हैं। यहाँ पे साधारण वाक्य के उदाहरण लिया है मैंने, राम बाजार जाएगा। दूसरा है मैं बाजार जाऊंगा।
यहाँ पे हम देख रहे हैं अंत में गा शब्द आया है, ये वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। यहाँ पे कर्ता राम है, एक वचन कर्ता है, यहाँ पे कर्ता मैं है, आई है। तो अब हम जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो राम के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे और आई के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांसलेशन, राम विल गो टू मार्केट, और दूसरा हो जाएगा आई शैल गो टू मार्केट। इस तरह से सिंपल सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन करेंगे। अगर हम इसी वाक्य को इस स्थिति में लिखें, इस कंडीशन में लिखें, वचन, संकल्प, धमकी अथवा निवेदन की कंडीशन में लिखें, तो इनकी सहायक क्रियाएं जो है वो बदल जाएंगी। जैसे हम इसको अगर लिखें मैं बाजार अवश्य जाऊंगा, तो यहाँ पे जो हमारी सहायक क्रिया होगी ये शैल जो है ये चेंज हो जाएगी और यहाँ पे हम विल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे अगर हम राम बाजार जाएगा, अगर हम इसी को राम को बाजार जाना पड़ेगा, अगर हम इस तरह से कहते हैं तो यहाँ पे हमारी जो सहायक क्रिया होगी वो चेंज हो जाएगी, विल की जगह पे हम शैल का प्रयोग करेंगे। अब हम देखेंगे कि निगेटिव के वाक्यों का हम किस तरह से ट्रांसलेशन करते हैं। नकारात्मक वाक्यों में नहीं शब्द दिया रहता है, तो जब हम निगेटिव सेंटेंस का नकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करेंगे तब हम अनुवाद करते समय विल नॉट अथवा शैल नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इसको हम उदाहरण के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने उदाहरण लिया, राम बाजार नहीं जाएगा, यहाँ पे नहीं शब्द आया है, और दूसरा वाक्य है मैं बाजार नहीं जाऊंगा, इसमें भी नहीं शब्द आया है। तो इसका अर्थ हुआ कि ये जो हमारे वाक्य हैं ये निगेटिव सेंटेंस हैं, और इनका जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा राम विल नॉट गो टू मार्केट, और ये हो जाएगा आई शैल नॉट गो टू मार्केट। इस तरह से हम नहीं के लिए नॉट शब्द का प्रयोग करेंगे और उसको हम सहायक क्रिया के बाद लिखेंगे, और इस प्रकार हम निगेटिव के सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे। अब हम देखेंगे कि हम इंट्रोगेटिव के सेंटेंस का ट्रांसलेशन किस तरह से करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं हमारे प्रश्नवाचक वाक्य, वो दो तरीके के होते हैं। पहला जो होता है हमारा, उसमें क्या वाक्य के प्रारंभ में आता है, और दूसरा जो होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें कोई प्रश्न सूचक शब्द आता है, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ आदि। तो अगर इस तरह के हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं तो इन दोनों तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम अनुवाद अलग अलग तरीके से, अलग अलग नियम से करते हैं। जैसे हमने यहाँ उदाहरण लिया है, क्या राम बाजार जाएगा, और दूसरा है मैं बाजार कब जाऊंगा। पहले वाक्य में हम देख रहे हैं कि क्या शब्द जो है वाक्य के पहले आया है, और दूसरे वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द हमारा कब आया है। हम इन दोनों वाक्यों का जब ट्रांसलेशन करेंगे तो दोनों को ट्रांसलेशन करने का नियम अलग अलग है। पहला जब हम ट्रांसलेशन करेंगे, क्या जब वाक्य के पहले होगा तब हम उसके लिए विल या शैल का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा कर्ता आई और वी होगा तो उसके साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, और अगर कोई अन्य कर्ता होगा तो हम सबसे पहले उसके लिए क्या के लिए विल का प्रयोग करेंगे। और दूसरे वाक्य में जिसमें हमारा प्रश्न सूचक शब्द आया है उसका जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले हम प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, और उसके बाद कर्ता के अनुसार हम विल अथवा शैल का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा कर्ता आई और वी होगा तो उसके साथ हम शैल लगाएंगे, और यदि हमारा कर्ता अन्य कोई कर्ता होगा तो उसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। तो इन वाक्यों का ट्रांसलेशन हो जाएगा विल राम गो टू मार्केट, और दूसरा हो जाएगा हमारा व्हेन शैल आई गो टू मार्केट। इस तरह से हम प्रश्नवाचक वाक्यों का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के
उनका ट्रांसलेशन करते हैं। और अंत में हम क्वेश्चन मार्क प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। इस प्रकार हमने इस वीडियो में जाना कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन किस तरह से करते हैं, उसके क्या नियम हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है और उसका ट्रांसलेशन करने का क्या नियम है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।